हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य कंपटीशन क्लासेज में। इस वीडियो में हम पर्यावरण के अति महत्वपूर्ण एवं व्यापक प्रश्नों का कलेक्शन लेके आए हैं, जो कि आपके आगामी परीक्षाओं यूपी टेट एवं सीटेट, रीट, केवीएस आदि सभी के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं सभी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आप सबके सामने। शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका देखते हैं आंसर। ऑप्शन ए है वेतन, ऑप्शन बी है सेवा, ऑप्शन सी है गर्व, ऑप्शन डी है छात्रों का विश्वास। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा छात्रों का विश्वास। छात्रों का विश्वास इसका राइट आंसर होगा। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि इसमें क्या पूछ रहा है। देखिए, जो शिक्षक होते हैं वो विद्यार्थियों के जीवन के वास्तविक कुम्हार होते हैं। शिक्षक विद्यार्थी के जीवन को ही की संरचना का जिम्मेदारी शिक्षक के अंदर ही होती, जो न सिर्फ उनके छात्रों के जीवन को आकार देते बल्कि छात्रों में विश्वास जगाते हैं कि छात्र जो है शिक्षक के द्वारा बताई गई बातों का अनुसरण करेंगे और दुनिया के जब रंगमंच पर अवतरित होंगे तो हमारा एक नाम रोशन करेंगे और अपने आप को एक काबिल बना सकते हैं। अतः शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि उसका छात्रों के प्रति विश्वास होता है। अगर छात्र उस पर विश्वास करते हैं तो उस शिक्षक के पास सबसे बहुत बड़ी निधि है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है तो वह एक है। अगर किसी परिकल्पना को हम बार बार परीक्षण करते हैं और गलत नहीं पाई जाती है, हर बार वो सही निकलती है, तो वह क्या है? कानून है, सिद्धांत है, खोज है या मूल संकल्पना है? तो फ्रेंड्स, सिद्धांत जो होते हैं, इसका राइट आंसर सिद्धांत होगा, ऑप्शन नंबर बी। जो सिद्धांत होते हैं तो वो उनके साथ एक प्रायोगिक अनुभव जुड़ा होता है। हम किसी भी परिकल्पना को हम जब बार बार निरीक्षण करते हैं, उसका बार बार परीक्षण करते हैं, तो हमें इस बात का एक आभास हो जाता है कि यह परिकल्पना कैसी है, सार्वभौमिक रूप से सत्य है, तो एक सिद्धांत का रूप ग्रहण कर लेती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो परिकल्पना का अगर हम बार बार परीक्षण करते हैं वो गलत नहीं होती है, तो वह एक सिद्धांत कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है। इन 4 ऑप्शन में बताना है कि सबसे उपयुक्त, सबसे अच्छी शिक्षण विधि कौन सी है। ऑप्शन ए श्रुतलेख एवं दिया गया कार्य, ऑप्शन बी विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख, ऑप्शन सी विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, ऑप्शन डी व्याख्यान एवं श्रुतलेख। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा इसका। तो सबसे पहले इसको समझते हैं। विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना होता है, ये शिक्षण विधि के सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है, क्योंकि इस शिक्षण विधि में विचार गोष्ठी में क्या होता है, छात्र परस्पर विचारों का आदान प्रदान करते हैं। जब विचारों का आदान प्रदान होता है तो उससे हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। यह विधि शिक्षा के कृत्रिम वातावरण को समाप्त करती है तथा शिक्षा को जीवन से संबंध स्थापित करने में महत्वपूर्ण सहायता करती है। और कार्य योजना, हम जब किसी भी कार्य को योजना बना कर करते हैं तो वो सबसे अच्छा, वो कार्य का संपादन अधिक अच्छा होता है। इसलिए कार्य योजना विधि और विचार गोष्ठी दोनों ही शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त विधियां मानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन ए नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी हीलियम, ऑप्शन डी है मेथेन। तो इसमें बताना ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है। इसमें इसका ऑप्शन होगा आंसर नंबर 3 हीलियम। ग्रीन हाउस गैस हीलियम नहीं, बल्कि जबकि नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन, ये तीनों ग्रीन हाउस गैस हैं और ऑप्शन 3 हीलियम ग्रीन हाउस गैस में नहीं आती है। जो ग्रीन हाउस गैस होती है वो ग्रहों के वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन तथा उसके ऊष्मीकरण के लिए उत्तरदायी होती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड करती है, नाइट्रस ऑक्साइड करती है, मेथेन करती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन करती, वाष्प और ओजोन आदि करती है। इसमें हीलियम का कोई भी कार्य नहीं होता है। क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार आए हुए क्वेश्चन है।
तो सीटेट यूपीटेट सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ। तो इसका राइट आंसर है ध्वनि प्रदूषण के मापन की इकाई डेसिबल है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 6 किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा होता है? ऑप्शन ए यू आकार की घाटी, ऑप्शन बी लेपीज, ऑप्शन सी वी आकार की घाटी और ऑप्शन डी है जलप्रपात। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स यू आकार की घाटी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इम्पॉर्टेंट है, सभी परीक्षाओं में भी के लिए ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसको आप लोग अपने नोटबुक में राइट कर लेना इस क्वेश्चन को। तो थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं कि जो यू आकार की घाटी होती है इसका निर्माण हिम नदी या हिमानी द्वारा होता है। और इसका नामकरण यू आकार की घाटी, इसका नामकरण इसलिए इसका पड़ा है क्योंकि इसका जो आधार होता है, इसकी बनावट होती है, वो अंग्रेजी के अक्षर यू से मिलती जुलती होती है। इसी कारण इसका नाम यू आकार की घाटी पड़ा है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा, यू आकार। क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। कौन सी नदी निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ऑप्शन ए स्वर्णरेखा नदी, ऑप्शन बी ताप्ती नदी, ऑप्शन सी नर्मदा नदी, ऑप्शन डी सिंधु। वाकई ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टि से। यकीन मानिए अगर आप इसी तरीके से पढ़ाई करेंगे और सारे वीडियो को देखेंगे इस चैनल का, अगर आपने सभी वीडियो देख लिया तो आपको 130 प्रश्न नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ये जितने भी क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, आपके नॉलेज को बढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा इनका योगदान है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण रेखा नदी या सुवर्ण रेखा नदी। इसको कहीं कहीं इसका नाम सुवर्ण रेखा मिलता है और कहीं कहीं इसका नाम स्वर्ण रेखा नदी मिलता है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। ये नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये सुवर्ण रेखा नदी भारत के झारखंड राज्य में बहती है, एक पहाड़ी नदी है ये। तो ये जो झारखंड की राजधानी है रांची, उससे 16 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में नगड़ी गांव से निकलती है तथा बालेश्वर नामक स्थान पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। झारखंड राज्य से निकलती है स्वर्ण रेखा नदी। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 8। राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय क्या होगा? राकेश कक्षा 5 का छात्र है, वो पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से नहीं दे रहा, तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना, ऑप्शन बी प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाना, ऑप्शन सी उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना, ऑप्शन पर उसकी अनियमितताओं को लिखित जानकारी माता पिता को देना। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगर हम उसकी अनियमितताओं का, अगर शिक्षक उसकी अनियमितताओं के कारणों को जाने और उसका सही मार्गदर्शन करे तो उसका क्या हो सकता है, उसके कार्य में सुधार हो सकता है। सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय यही कि हम उसकी अनियमितताओं का कारण जानें और उसका क्या करें, सही मार्गदर्शन करें। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? झीलों का शहर किसे कहा जाता है? तो झीलों का शहर कहा जाता है, इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का भोपाल। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा भोपाल। झीलों का शहर कहा जाता है भोपाल को। अब मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? भारत का हृदय कहा जाता है।
और इसको झीलों को, भोपाल को झीलों का शहर क्यों कहा जाता है? क्योंकि लोअर लेक और अपर लेक, यहाँ पर दो बहुत ही सुंदर झीलें हैं, जिनके कारण ही इन्हें भोपाल को झीलों का शहर कहा जाता है। लोअर लेक और अपर लेक, ये दो झीलें हैं जो बहुत ही सुंदर हैं, इसी के कारण भोपाल झीलों के शहर के नाम से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? यूरोप को अफ्रीका से कौन सा सागर अलग करता है? क्वेश्चन नंबर 10 है, ऑप्शन आप सबके सामने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यूरोप को अफ्रीका से भूमध्य सागर अलग करता है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा इसका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि आपकी एक लाइक से हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लाइक करने से कोई पैसा नहीं लगता, बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है 7 दिसंबर, ऑप्शन बी है 16 सितंबर, ऑप्शन सी 30 मार्च, ऑप्शन डी है 22 अप्रैल। 7 दिसंबर, 16 सितंबर, 30 मार्च, 22 अप्रैल। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 12, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं? ऑप्शन ए प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन बी प्राथमिक उत्पादक, ऑप्शन सी द्वितीयक उपभोक्ता, ऑप्शन 4 अपघटनकर्ता। तो फ्रेंड्स, शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसको आप लोग अपनी नोटबुक में उतार लेना, या इसे टिक करते चलना क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में आया हुआ, टेट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, इम्पोर्टेंट। पारिस्थितिक तंत्र में के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है ऑप्शन 1 जैव भू रासायनिक चक्र, ऑप्शन बी है रासायनिक चक्र, ऑप्शन सी भूगर्भीय चक्र, ऑप्शन 4 भू रासायनिक चक्र। तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा जैव भू रासायनिक चक्र। पारिस्थितिक तंत्र में जो तत्वों का चक्रण होता है उसे जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है और आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इससे क्या होगा कि सब्सक्राइब करने से आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न, कौन सा ऐसा ईंधन जो सबसे कम, न्यूनतम वाला होता है सबसे कम, इन चारों ऑप्शनों में से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? ऑप्शन ए पेट्रोल, ऑप्शन बी डीजल, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी कोयला। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन से पर्यावरण प्रदूषण बहुत कम होता है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है। ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन सी चीन में, ऑप्शन डी ब्राजील में। तो फ्रेंड्स संकटग्रस्त जंतु जो दैत्याकार पांडा है, इस संकट में मतलब इसे लुप्त होने के कगार में है, तो इसे चीन में पाया जाता है। पांडा को हम चीनी भाषा में, भारत में इसे पांडा कहते हैं, चीनी भाषा में इसे झुयांग माओ या बिल्ली भालू भी कहते हैं। ये चीन के बांस के जंगलों और तिब्बत के हिमालय पर्वत के ढलानों पर पेड़ पर रहते हैं। ये जो पांडा है इसे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन WWF द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित प्रजातियों में से घोषित किया गया है। तो ये कहाँ पाया जाता है? पांडा पाया जाता है चीन में। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई है? निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन डी मिथाइल आइसोसाइनेट।
भोपाल गैस त्रासदी। भारत के मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल शहर में 3 दिसंबर 1984 को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई थी, जिसे हम भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी भी कहते हैं। और ये किस कंपनी में हुई थी? ये भोपाल में एक स्थित कंपनी है, यूनियन कार्बाइड। इसमें कारखाने से एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिससे 1.5 लाख से अधिक लोगों की जान चली गई थी। इससे क्या हुआ? तो बहुत सारे लोग अपंगता से लेकर अंधेपन के भी शिकार हो गए थे। तो भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस के रिसाव हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई, तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, क्रिसमस का त्यौहार होता है 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को मनाया जाता है। और 25 दिसंबर को क्या होता है? ऑस्ट्रेलिया में गर्मी पड़ती है। बाकी सब जगह ठंडी, ऑस्ट्रेलिया में गर्मी होती है, इसलिए गर्मी का वहाँ पे पहला महीना होता है 25 दिसंबर। तो क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा। गिर वन्य जीव अभ्यारण्य किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गिर वन्य जीव अभ्यारण्य किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेर का। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? ऑप्शन ए कैक्टस, ऑप्शन बी महोगनी, ऑप्शन सी फर, ऑप्शन डी चंदन। कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैक्टस, ऑप्शन 1 कैक्टस। क्वेश्चन नंबर 20। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ऑप्शन 1 वायु प्रदूषण से, ऑप्शन 2 मृदा प्रदूषण से, ऑप्शन 3 ध्वनि प्रदूषण से, ऑप्शन 4 जल प्रदूषण से। ग्रीन मफलर फ्रेंड्स अधिक आबादी वाले ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्र जैसे सड़कों के किनारे हो गए, औद्योगिक क्षेत्र हो गए, राजमार्ग जो होते हैं, हाईवे होते हैं, उनके आसपास के रिहायशी इलाके हो गए। तो इनमें क्या करते हैं? 4-6 पंक्तियों में वृक्षारोपण का ध्वनि प्रदूषण को कम करने की एक तकनीक है, ताकि जो घने पेड़ होते हैं वो ध्वनि प्रदूषण को कम कर सके। क्योंकि पेड़ क्या करते हैं? ध्वनि को फिल्टर करते हैं और इसे नागरिकों तक पहुंचने से रोकते हैं। तो ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले हरे पौधे ग्रीन मफलर कहलाते हैं। जो हरे पौधे लगाए जाते हैं 4 से 6 पंक्तियों में लगाए जाते हैं रिहायशी इलाकों के आसपास, कि वो क्या करते हैं कि वृक्षारोपण से जो पौधे लगाए जाते हैं उससे ध्वनि प्रदूषण कम होता है। क्योंकि क्या करते हैं? पेड़ जो होते हैं वो ध्वनि को क्या करते? फिल्टर कर लेते हैं। इसलिए ध्वनि प्रदूषण किससे संबंधित है? ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन थे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन आप लोग इग्नोर न करना, हर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना। भूपारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी सूर्य, ऑप्शन सी चंद्रमा, ऑप्शन डी शुक्र। तो फ्रेंड्स, भूपारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य का प्रकाश होता है। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट होगा, सूर्य। क्वेश्चन नंबर 22। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? टाइटन बताना किस ग्रह का उपग्रह है? बुध का, वरुण का, शनि का, शुक्र का। तो फ्रेंड्स, सौर मंडल में शनि क्या होता है? आकार में दूसरा बड़ा सबसे ग्रह है। तो शनि के 62 उपग्रह हैं। तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह होता है टाइटन। तो टाइटन किस ग्रह का उपग्रह होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शनि ग्रह का। शनि ग्रह का उपग्रह है टाइटन और शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? तो बायोडीजल की फसल बताने इसमें कौन? जट्रोफा, कपास, गन्ना, आलू। ये कभी क्वेश्चन आया हुआ यूपी टेट 2018 में क्वेश्चन आया हुआ था यूपी टेट के। तो बायोडीजल की फसल फ्रेंड है जट्रोफा, ऑप्शन है जट्रोफा।
क्वेश्चन नंबर 24 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आता है एग्जाम में और इसमें लोग कन्फ्यूजन होता है। कन्फ्यूजन किस में होता है? इसका राइट आंसर होगा 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था और 1986 और 1984-82 इसी में कन्फ्यूजन होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1986, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 25 लेते हैं। भूमंडलीय तापन का कारण क्या है? भूमंडल में जो तापन मतलब ताप बढ़ रहा है, इसका कारण क्या होता है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, ऑप्शन 2 हिमनदों में वृद्धि, ऑप्शन 3 कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, ऑप्शन 4 वनों में वृद्धि। तो फ्रेंड्स, भूमंडलीय तापन का कारण होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में वृद्धि। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ रही है जिसके कारण भूमंडलीय तापन में वृद्धि हो रही है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 26 लेते हैं। निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम, ऑप्शन 2 शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम, ऑप्शन 3 शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम, ऑप्शन 4 सवाना बायोम। किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन बायोम, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी लाल मिट्टी, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन 4 लैटेराइट मिट्टी। तो लावा के द्वारा कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? तो काली मिट्टी, ऑप्शन ए काली मिट्टी का निर्माण लावा द्वारा होता है, ऑप्शन ए किसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का। और हाँ फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ज़रूर दबा देना, जिससे कि हमारे डेली जितने भी वीडियो हम डालते हैं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? कौन सी ऐसी परत है जो पृथ्वी की जो सूर्य के प्रकाश की किरणें होती हैं उसमें पराबैंगनी किरणें निकलती हुई पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा समताप मंडल। समताप मंडल, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट होगा।